अस्सलाम वालेकुम। एडवांस रिसर्च पे आज हम डिस्कस करेंगे मूंग बीन या जिसे मूंगी कहते हैं उसकी मुकम्मल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो मूंग बीन जो हमारी एक अहम नकदावर फसल है जिसे हम बहारिया काश्त भी करते हैं और इसके अलावा इन दिनों में खरीफ काश्त भी की जा रही है। तो अगर हम सबसे पहले मूंगी की वैराइटीज़ की बात करें तो इसकी वैराइटीज़ पे पाकिस्तान में बहुत सारा काम हो रहा है। इसकी इसी साल जो 2021 गुजरा है इसमें इसकी 4 नई वैराइटीज़ तैयार की गई हैं। जम्मू मूंग, अब्बास मूंग, नयाब मूंग, अजरी मूंग 2021। इसके अलावा इसकी पुरानी वैराइटीज़ बहुत बड़े पैमाने पर कुछ काश्त की जा रही हैं, उनमें बेशुमार हैं, जिनमें से 4 जो अहम हैं उनके नाम बता देता हूँ। अजरी 2018, नयाब 2016, नयाब 2011, अजरी 2006। तो ये मूंगी की कुछ अहम तरीन वैराइटी हैं जिनसे आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसकी अगर हम जो ज़मीन की तैयारी की बात करें तो हमने अपनी ज़मीन में अगर पिछली फसल लगाई थी तो फिर अभी उसकी बाकियात मौजूद होंगी, उसको हम रोटावेटर से अच्छी तरह से ज़मीन में हल कर देना चाहिए। अगर ऐसा बाकियात नहीं मौजूद तो फिर 2 बार हल के साथ सुहागा फेर दें, फिर अपनी फसल काश्त कर दें। इसकी फसल के लिए हमने ज़मीन को पहले रोनी करनी है, रोनी के बाद तर वतर में जल्द अज जल्द इसकी हमने काश्त कर दी ताकि वतर हमारा जो है वो ज़ाया ना हो। तो इसके बाद अगर हम इसकी जो अभी हमने इसके लिए मौजूद ज़मीन की बात करें तो इसके लिए ऐसी ज़मीन जो पानी जल्द जज़ब कर ले, अच्छी मेरा ज़मीन हो, इसके रेतीली ज़मीन में काश्त की जा सकती है। सेम ज़्यादा ऐसी ज़मीनों में जहाँ पानी खड़ा रहता है वहाँ पे मूंगी की काश्त नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हम किसी और फलीदार फसल की भी वहाँ काश्त नहीं करते। तो इसके अलावा अगर हम जब हमने इसकी वैराइटी की बात भी कर ली, ये भी कि हमने तय कर लिया कि हमने इसको कैसी ज़मीन में काश्त करनी है, ज़मीन कैसी तैयार करनी है, तो फिर हम इसके तरीके काश्त की बात करते हैं। ये ड्रिल से भी काश्त की जाती है और छट्टे से भी। अलबत्ता ड्रिल से काश्त करने से ज़्यादा पैदावार हासिल होती है। उसमें हमने अगर ड्रिल में भारी फसल काश्त करनी है तो अब हमने लाइन से लाइन का फासला रखना है 1 फुट, और अगर हमने ड्रिल से खरीब में काश्त करनी है तो फिर हमने 1.5 फुट फासला रखना है। इस अब हम तरीके काश्त की बात भी कर चुके हैं। इसके बाद बात आ गई इसकी तरीका काश्त से होती हुई कि हमने इसका सीड रेट यानी कि शरह बीज कितनी रखनी है। अच्छा, तो शरह बीज जो होगी वो हमने अगर हम ड्रिल से काश्त कर रहे हैं और फसल हमारी बहारिया है तो फिर हमने 10 से 12 केजी इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरह खरीफ फसल है तभी ड्रिल है 10 से 12 तकरीबन काफ़ी है। तमाम कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनको देख के आपने अपनी जो शरह बीज है उसमें इजाफा करना है। वो फैक्टर कौन से हैं? वो फैक्टर ये हैं कि अगर आप के इलाके में गर्म लो चल रही है, इन दिनों में जर्मिनेशन मुतासर होने का खदशा है तो 2 से 3 केजी अपना सीड रेट भरा लें। इसी तरह से अगर आपने अपने ड्रिल के बजाय छट्टे से काश्त करनी है तब भी, क्योंकि छट्टे में काफ़ी सारा बीज ज़ाया हो जाते हैं, उसमें भी हम 2-3 केजी अपना शरह बीज भरा लें। इसी तरह अगर आपका रकबा रेतला है तो फिर भी, क्योंकि रेतला रकबा जो है ये बीज को काफ़ी अपने अंदर रख लेता है, जर्मिनेशन 100% मुकम्मल नहीं होती, इसमें भी आप 2 से 3 केजी अपना सीड रेट भरा लें। और अगर ये सारे फैक्टर्स ये आपके यहाँ मौजूद हैं, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, तो फिर आप 18 से 20 केजी सीड रेट इस्तेमाल करें, ये बात आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, तो सीड रेट के बाद हम बात करें अगर इसकी जड़ी बूटियों की तलफ़ी की, तो जड़ी बूटियों की तलफ़ी 2 तरह की होती है, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस यानी कि हमारी फसल के उगने से पहले तलफ़ी। अगर हमने प्री इमरजेंस ज़हर इस्तेमाल करना है तो फिर छट्टे से इस्तेमाल नहीं करना। ड्रिल से काश्त का ये तरीका है कि ड्रिल से काश्त करने से पहले तरवतर में हमने पेंडिमेथिलीन 1 लीटर 900 मिलीलीटर तकरीबन स्प्रे कर देना। उसके बाद हमने ड्रिल से फसल काश्त कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हमारी फसल ड्रिल से काश्त हो जाएगी उसके बाकी जगह जो होगी वहाँ जहर की लहर सी बन जाएगी जो जड़ी बूटियों को बाहर नहीं निकलने देगी। यही वजह है कि हम सिर्फ ड्रिल से काश्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपना छट्टे से काश्त करेंगे तो फिर तो सारे खेत में हल चल जाएगा और जो जहर की वो लेयर से बनी होगी ज़मीन की सतह पर वो सारी तबाह हो जाएगी और सीड रेट से मुतासर होगी, जर्मिनेशन भी बहुत ख़राब होगी। तो इसलिए प्री इमरजेंस इसलिए सूरत में कर सकते हैं। पोस्ट इमरजेंस यानी कि फसल उगने के बाद वाले जो जड़ी बूटियाँ उनमें हम पोस्ट इमरजेंस जहर इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप डिपेंड करता है कि आपकी फसल में कौन सी जड़ी बूटियाँ उगी हैं। उसके लिए आपने पहले पानी के बाद तरवतर में या 2-3 हफ्ते बाद यानी कि हमने स्प्रे कर देना है। उसके लिए से पहले आपने ज़राई महरीन जहाँ से मशवरा कर लेना है कि कौन सी जड़ी बूटियाँ उगी हैं और उनका कौन सा पोस्ट इमरजेंस जहर इस्तेमाल करके तदारक करना है। इसकी अगर खादों की बात करें, तमाम तर खाद जो है वो ज़मीन में काश्त के टाइम ही दे दी जाती है। ये खाद की इसकी ज़रूरियात मैं आपको बताता हूँ। 9 केजी नाइट्रोजन, 12 केजी पोटाश, 23 केजी फास्फोरस इसकी तमाम तर खादों की ज़रूरत पूरी कर देगी। और ये सारी ज़रूरत आप 1 बोरी DAP और आधी बोरी SOP से पूरी कर सकते हैं। इसकी अगर हम अपाशी की बात करें जी, तो अपाशी इसकी जो है वो 4 अपाशियाँ हैं। पहली अपाशी इसकी तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद करनी है, जल्दी पानी लगाने की सूरत पैदावार मुतासर होगी। दूसरी जो इसकी अपाशी है जब हमारी फसल फूल उठाने लग जाए। तीसरी अपाशी हमने तब कर लेनी जब उन फूल से फलियाँ बनने लग जाएँ। और चौथी और आखिरी तब करनी है जब उन फलियों में जो दाना है वो पकने लग जाए। तो इसके अलावा अगर हम इसकी बीमारियों की बात करें तो इस पर काफ़ी सारी बीमारियों सेक्ट का अटैक होता है, लेकिन बहारिया काश्त में कम और खरीफ में ज़्यादा होता है। इसकी जो बीमारियाँ उनकी डिटेल हम मुख्तलिफ वीडियो में बना के पेश करते रहेंगे। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में उन सबका अहाता करना मुश्किल है, कौन कौन सी बीमारियों के हमलावर होते हैं। तो इन सब पे हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये सबसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसमें जनरल हम सारा तरीके काश्त तो जो प्रैक्टिस इसमें नॉर्मल हालात में की जाती है उन पर बात कर रहे हैं। तो बाकी इसमें अगर हम बर्दाश्त की बात करें तो ये 80 से 90 दिन में फसल जो है ये मूंगी की ये पक के तैयार हो जाती है। जब 80 से 90% तकरीबन हमारी फलियाँ जो हैं वो पक जाएँ तो फिर हमने इसको काट लेना है। इसके बाद छोटी ढेरियों की शक्ल में अपने खेतों में
रखना है पकने के लिए। जब ये फिर अच्छे से खुश्क हो जाए तो फिर हमने इसकी ढेरी लगा के थ्रेशर लगा देनी है। एक और फैक्टर जो हम कुछ अगर मैं बात करूँगी जिन पे अमल करके हम इसकी फ़सल के प्रॉफिट में इजाफ़ा कर सकते हैं, ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, तो एक तो ये है कि हम इसकी सीड ट्रीटमेंट कर दें किसी अच्छे से जहर से। तो उस जहर के बारे में हम वीडियोज़ में बताएंगे कि सीड ट्रीटमेंट कौन से जहर से कैसे की जाती है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा बीमारियों, ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है, तो बजाय बार बार स्प्रे करने के अगर हम पहले शुरू में इसकी सीड ट्रीटमेंट कर दें, किसी अच्छे जहर से इसको ट्रीट कर दें, तो इसके बीज को, तो फिर बीज को जब ट्रीट कर काश्त करेंगे तो फिर काफ़ी हद तक बीमारियों, कीड़ों मकोड़ों पे काबू रहेगा। इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये है कि हमें इसकी काश्त जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेनी चाहिए। भारिया फसल जो है वो खरीफ से ज़्यादा पैदावार भी इसलिए देती है क्योंकि उस पर कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का कम अटैक होता है। बाकी उसमें ये भी है कि मौसम अचानक से चेंज होता है भारियत से, जब बाहर से गर्मियों में दाखिल होता है तो वो इकट्ठी फलियाँ पक जाती हैं, फलियाँ गिरती नहीं हैं और उन सारी फलियों को हम इकट्ठे ही काट लेते हैं। लेकिन खरीफ में ये होता है कि मौसम चेंज होते रहते, साथ साथ फलियाँ जो हैं फूल फसल मुसलसल उठाती रहती है और फलियाँ बन के वो गिरते रहते हैं। जब हम कटाई करते हैं तब बस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ पकी होती हैं और उस टाइम हम काट लेते हैं। अलबत्ता बहुत सी फलियाँ अभी पकनी रहती हैं और कुछ पहले ही गिर चुकी होती हैं, बस फिर भी जो एवरेज हमें अच्छी जब दिख रही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ हमारी पक तैयार हो चुकी हैं खरीफ में, तब हम काट लेते हैं। वो भारिया से काफ़ी कम पैदावार देती हैं क्योंकि भारिया में सारी फलियाँ इकट्ठी पकती हैं, वो गिरती नहीं हैं। तो ये थी मूंग बीन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बात। इसके अलावा इसमें बहुत सी चीज़ें जो डिटेल हैं, जो बहुत ज़्यादा डिटेल चाहती हैं, उन पे हम अलग से वीडियोज़ बना के भी आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।